नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की शुरुआत करेंगे आज के मुख्य समाचारों के साथ। शहर से लेकर गांव तक भाई बहनों के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। सदर थाना क्षेत्र के दिगरा में पुलिस ने छापेमारी कर 1 करोड़ की विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और न्यायिक प्रक्रिया के बारे में विवादित बयान देने के खिलाफ मुजफ्फरपुर न्यायालय में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हुआ परिवाद दायर। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक भाई बहनों के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बहनों ने अपने भाई की लंबी आयु की कामना कर रक्षा सूत्र के रूप में भाई के कलाइयों पर राखी बांधी। हालांकि 2 दिनों की तिथि होने की वजह से लोगों में काफी कंफ्यूजन था, लेकिन गुरुवार को ही सभी लोगों ने रक्षाबंधन मनाया। इसमें समय की पाबंदी जरूर थी। सुबह 8 बजे तक ही समय के अनुसार बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांध दी थी। भाई बहन के बीच हर साल आने वाला एक प्यारा त्योहार, जिसमें बहन भाई की कलाई पर एक धागा बांधती है और भाई से कहती है कि वो मुझे ढेर सारे तोहफे दे। भाई देता भी है, लेकिन रक्षाबंधन का जो पुराना मोटिव था वो क्या था? सोचिए तो क्या था, सोचा आपने? बिल्कुल, पहले जो था उसमें भाई वादा करता है हर साल बहन को कि वो उसकी रक्षा करेगा, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अब महिला खुद भी अपनी रक्षा कर सकती है और माहौल भी बदल चुका है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? सोचिए, समय आगे बढ़ चुका है। 21वीं शताब्दी में सब लोग व्यस्त रहते हैं, चाहे वो भाई हो या फिर बहन। एक देश में 2 राज्यों में दूर रहना या फिर 2 देशों में दूर रहना उनके बीच एक ऐसा दूरी बना देता है जिसमें वो एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं, लेकिन करीब नहीं आ पाते हैं और बस फोन पे या वीडियो कॉल पे बात करके सोच लेते हैं कि ठीक है, एक दूसरे का हालचाल पूछ लिए। लेकिन रक्षाबंधन करीब लाता है, प्यार बढ़ाता है। हर साल उनको याद आता है भाई को बहन का, बहन को भाई का, और वो चाहे कहीं भी हो, 2 देश में हो, 2 राज्यों में है, एक साथ आते हैं। भाई को फिर से वो प्यारा सा एक धागा बहन बांधती है उसकी कलाई पर और फिर से एक प्यारा सा तोहफा दे लेती है और उसे याद दिलाती है कि मुझे भूलना नहीं। रक्षा करना तो खैर है ही, लेकिन सबसे बड़ा जरूरत है उन दोनों के बीच के रिश्तों की, जो शायद माँ बाप के बाद वही बच जाते हैं और वही से याद करते हैं। सदर थाने की पुलिस ने दिगरा में छापेमारी कर कुरकुरे के गोदाम से 1 करोड़ के शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर पकड़ी गई शराब की एक बड़ी खेप। मामला सदर थाना क्षेत्र के इलाके के दिगरा NH 28 के पास का है, जहां कुरकुरे नूडल्स की एक वेयर हाउस में पुलिस ने छापेमारी कर 612 कार्टून में 5400 लीटर विदेशी शराब जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास की है। वहीं मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, साथ में 2 पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। पूरे मामले पर ASP टाउन अवधेश दीक्षित ने कहा कि शराब पूर्वी चंपारण जिला के चकिया से मंगवाई गई थी और इसे यहां अनलोड किया जा रहा था। वेयर हाउस सील कर दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब्त किया गया शराब का आकलन लगभग 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। एक गोडाउन बना हुआ था जहाँ पर कुरकुरे और इसका पहले काम होता था, उसको स्टोरेज उसका किया जाता था। वहीं पर ही रात में 3 बजे के आसपास में सूचना मिला था कि भारी मात्रा में शराब पिकअप के द्वारा लोड और अनलोड किया जा रहा है। तो कितने कीमत का रहा होगा? अब कितने कीमत यार पहले हम बोले, उसमें टोटल
5400 लीटर के आसपास शराब था, जो 612 कार्टन शराब है, सारा इंपीरियल ब्लू ब्रांड का था। और उसमें बहुत सारा शराब उसमें से 2 पिकअप में रखा हुआ था, तो पिकअप को भी सीज किया गया है। और एक ढेर सारा शराब उसमें से उस पर भी रखा हुआ था, जमीन पे भी रखा हुआ था वेयर हाउस की। तो वर्तमान में अभी दोनों पिकअप को सीज किया गया है, वेयर हाउस को सील कर दिया गया है और FIR कर दी गई है और एक आदमी की अरेस्टिंग की गई है। और उसी के गैंग का एक आदमी जो चकिया से शराब को मंगवा रहा था, उस आदमी को भी पकड़ा गया है। कहाँ का निर्मित शराब था ये शराब? अभी तो बैच नंबर अभी क्लियर नहीं है, बैच नंबर देख करके क्लियर होगा। वेयर हाउस की भी कार्रवाई की? वेयर हाउस सील कर दिया गया है और जो वेयर हाउस मालिक है, फिर जो जमीन मालिक है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले टाइम में भी जितने भी सदर थाना अय्यापुर थाने में, आप लोगों के द्वारा मैं यही चीज सबको सूचना देना चाहता हूँ कि जितने भी वेयर हाउसेज हैं, जितने भी गोडाउन्स हैं, सबका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू देखा जाएगा कि कौन कौन वेयर हाउस इस तरह की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके उन सब पे भी कार्रवाई की जाएगी। शराब के अलावा और कुछ सामग्री वगैरह भी जब्त की गई है? नहीं, सिर्फ शराब रिकवर की गई है। कार्यवाही की चिन्हित हो गई? 2 मंगवाई गई थी, वो चल रहा है। एक आदमी जिसको पकड़ा गया है और एक आदमी जिसको चकिया में पकड़ा गया है, उन दोनों से अभी पूछताछ चल रही है, तो उसके हिसाब से FIR में उन लोगों का भी नाम लाया जाएगा। भाई बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने गई खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बहनों की आंखें छलक उठी। देश भर में भाई बहन के प्रेम स्नेह के प्रतीक का त्योहार रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के जेल में अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनें। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज है। ऐसे में देखिए कि मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के बाहर है और आज जो बहना है अपने भाइयों के लिए राखी लेके आई है कि अपने भाइयों को राखी बांधकर उनके कलाई को मजबूत करेंगे। लेकिन ऐसे में जेल प्रशासन की तरफ से जो नियम लागू किया गया है कोरोना काल के बाद भी, वो नियम आज भी लागू है। राखी अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो बहना है वो राखी लेके जा रहे हैं, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा उनसे राखी लेकर उनके भाइयों के पास पहुंचाया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस रक्षाबंधन में भी जो बहना है उनके हाथों से उनके भाइयों का कलाई कहीं न कहीं सुना रह गया है। ऐसे में जो मुलाकात करने के लिए जो बहना आई है बंदियों से, अपने भाइयों से, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। जी बांधे नहीं है, राखी चला गया यहाँ ले लिया जी, राखी हाजीपुर से। भाई यहाँ पर वही 1.5-2 महीना हुआ। क्या था कि आज राखी बांध पाएंगे, ये सोच के करते राखी तो बांध पाएंगे, ऐसा तो लग रहा है। इंतजार में है जी। यहाँ क्या बोला गया है? बोला गया आदेश होगा, राखी बांधेगा। आदेश होगा, इंतजार। जी। हाजीपुर से हम लोग आए हैं, भाई अंदर है, हम लोग राखी बांधने के चाह रहे हैं। राखी अंदर चला महादीपुर बनराज थाना है जी। भाई 3 महीना से बंद है। 26 तारीख आएगा ना, तो 3 महीना हो गया। क्या सोच के हैं? राखी बांधेंगे हम लोग, वो सोच के आए जी। क्या क्या बोला गया? भाई बोल रहा है कि नहीं बनाएगा। राखी गया अंदर? हाँ, राखी अंदर चला गया। सोच कर तो आए थे कि रक्षाबंधन में भैया को राखी बांधे। भाई को राखी बांधे, तो फिर बांध पाई है कि नहीं? अभी तो नहीं बांध पाई हूँ, दे दी राखी लेकर अंदर भेज दिया जी। क्या इंतजार है कि अंदर बुलाया जाएगा? नहीं, जैसे लगा कि अनाउंस हो कि रक्षाबंधन के ऑफर पे हम लोग को कहीं अनाउंस करे कि राखी बांध सके, इसलिए वेट कर रहे थे थोड़ा देर। अंदर राखी ले ली गई है? हाँ, राखी जैसे 1 पीस भिजवा दी हूँ, 1 पीस रखी हुई हूँ हाजीपुर से। बांधने के लिए 1 पीस रखी हुई है। और क्या लाई थी भाई के लिए? क्या लाएंगे, मिठाई लाए थे। मिठाई भी चला गया अंदर जी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रही है जो बहना है। विभिन्न जिले की बात करेंगे तो हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के विभिन्न क्षेत्रों से जो बहना है अपने भाइयों के लिए राखी लेकर आई है, मिठाई लेकर आई है, लेकिन कहीं न कहीं वो मिल नहीं पाए है। और एक और बहना है। अच्छा, आप लोग राखी बांधने के लिए आए जी? हो गई मुलाकात जी, राखी दे दिए? दे दिए, लेकिन बांध नहीं पाए। अफसोस हो रहा होगा। कहाँ से आए? महादीपुर। देखिए बलराज में पड़ता है, बनराज थाना है जी। बलराज थाना क्षेत्र के महादीपुर से एक बहना आई हुई है जो अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई है।
तो कहीं न कहीं जेल प्रशासन की तरफ से जो नियम लागू किया गया है उसका पालन पूरी तरह से किया जा रहा है और रक्षाबंधन के दिन में राखी अंदर जा रहे हैं और जेल प्रशासन के द्वारा उनके भाइयों तक राखी पहुंचाया जा रहा है। तो यह तस्वीर देख रहे हैं मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल से। बन रही है सिटी न्यूज के साथ, तब तक के लिए मैं अभिषेक रंजन आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक द्वारा रक्षाबंधन पर छुट्टी रद्द कर दिए जाने पर शिक्षक काफी मायूस दिखे। 29 अगस्त को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन छुट्टी को रद्द कर दिया था। साथ ही आने वाले पर्व दुर्गा पूजा में 6 दिनों की छुट्टी पहले घोषित की थी, लेकिन अब इसे 2 दिन कर दिया गया है। रविवार को जोड़कर यह 3 दिन होगा। ऐसे में सिटी न्यूज की टीम शहर के बनारस बैंक चौक स्थित महिला शिल्प कला भवन स्कूल पहुंचकर देखा तो स्कूल खुले थे, लेकिन स्कूल में बच्चे नहीं दिख रहे थे। सारे बेंच खाली पड़े थे। वहां मौजूद शिक्षकों से जब हमारे संवाददाता अभिषेक रंजन ने बात किया तो शिक्षकों ने कहा कि जो आदेश आया है उसका पालन करना ही पड़ेगा, लेकिन ये गुलामी वाली मानसिकता है। आजादी मौलिक अधिकार है, लेकिन दबाव बनाकर कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। हम लोगों ने स्कूल के बच्चियों से भी पूछा था कि रक्षाबंधन के दिन आना है, तो बच्चियों ने जवाब दिया कि जो लोग ये आदेश दिए हैं क्या उनकी बहनें नहीं हैं। साथ ही शिक्षक जमाल उन एन अंसारी ने कहा कि आज खुशी का दिन है, इसे मातम में बदल दिया गया है। इसमें यही कहेंगे कि जो भी पर्व त्योहार है, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट हो या गार्जियन हो, सब लोग पूरे फैमिली के साथ मनाना चाहते हैं। वही एक पल रहता है जो खुशी का पल होता है। और उसके बाद खुशी के बाद लोग जब पढ़ाई करते हैं तो जोश के साथ करते हैं, और बिना खुशी के पढ़ाई नहीं होता है। और ये क्या कहलाता है, डांट डपट कर या कड़ाई से पढ़ाई आप नहीं करा सकते, प्यार से कराए। आज बच्चे की मात्रा बहुत ही कम मात्रा है, जो उन लोगों के खुशी पर, एंजॉयपन में और परिवार के साथ घूमने में उन लोगों का मन ये चीज मायूस हुआ है। जो बच्चे आए हैं तो उन लोगों को चोट लगा है कि भाई आज पर्व त्योहार के भी दिन हमको बुला लिया गया है और हमारा पढ़ाई डैमेज ये इस चीज के देखते हुए विजय आनंद हुआ। महिला खुला हुआ है, आदेश का तो हम लोग पालन कर रहे हैं। ये सरासर गुलामी वाला मानसिकता बनाने की है। ये आजादी, इंसान, मैन वाज बोर्न फ्री बट एवरी ईयर ही इज इन चेंज। इंसान आजाद बना है और लोगों का मौलिक अधिकार है। आप उस पर जबरदस्ती दबाव बना करके इस आजादी को छीन करके उसको जबरदस्ती काम सर्विस ने। आपको कोई भी काम करना है तो पहले उससे एडवाइस कीजिए। और ये खुशी का दिन है, आज का दिन खुशी का दिन है, और हर आदमी एक अपनी बहन को लोग राखी बांधते, उसके पीछे एक संकल्प लेते हैं, इसका हम रक्षा करेंगे। अब इसका मतलब ये कि आप रक्षा नहीं कर सकते। आप रक्षा नहीं, तो उसके जो उसका भाई होता है वही उसको रक्षा कर सकता है। आप उस कल लड़कियों से पूछा भी गया था, कल आप लोग आई है तो वो एक ही जवाब दी, क्या जो लोग ये आदेश पालन करते, ये आदेश देते हैं, क्या उनकी बहन नहीं है क्या? तो ये अच्छी बात नहीं है। आप खुशी का दिन है, आज उसको मातम में बदल दिया आपने। ये खुशी हर एक को मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार भी, ये भावना से जुड़ा हुआ धार्मिक चीज है। आज बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, भाई बहन किया जाते हैं, बहन भाई के आते हैं, उसके पीछे एक संदेश होता है, कुछ उसमें खुशियां मनाई जाती है। उस खुशी को आपने गम में बदल दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। आपको कोई भी अखाड़ा घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 35 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट स्थित बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 35 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गजेंद्र कुमार झा के रूप में हुई है। मृतक व्यक्ति रोज की तरह आज भी नदी में नहाने के लिए गया था। इस दौरान पांव फिसलने से उसकी मौत हो गई। शव की खोजबीन में एसडीआरएफ की टीम जुट गई है। आपको बताते चले कि नेपाल के पानी छोड़ने के बाद बागमती सहित कई नदियां उफान पर है। इस दौरान बूढ़ी गंडक नदी का भी जलस्तर में काफी वृद्धि हो रही है, जिस वजह से मृतक गजेंद्र कुमार झा को जलस्तर का गहराई का पता नहीं चल सका। मृतक के छोटे भाई मनीष कुमार झा ने बताया कि आज सुबह 8:30 बजे नहाने के लिए हमारे बड़े भाई गए थे। उनको तैरना भी आता है। वहीं रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई मृतक की बहन ने बताया कि सुबह एक व्यक्ति बैग सहित पुल से कूद गया था, उसी को बचाने के क्रम में ये घटना हो गई है। जी, नहाने के क्रम में पांव फिसलने से हो गया है। क्या नाम है? गजेंद्र कुमार झा। कितने बजे की घटना है? ये 8:30 से 9 के बीच का घटना है। क्या लोग गए थे नहाने के लिए? ये नीचे से गए थे और कुछ लोग ऊपर से नहा रहे थे, तो उसको तो लोग बचा लिया है ना। वो था उस समय, तो लोग को उसको बचाने के चक्कर में जो है से लोग
इंगेज हो गया है, जब तक कि दोबारा में निकल नहीं पाए। ऊपर से जो लोग नहाने के लिए गए थे, हाँ, उसको बचा लिया गया है। हाँ, एक लोग था। वो कहाँ के थे? उनका तो हमें पता नहीं है, उधर का पीछे का लोग है। यानी कि दोनों घटना मतलब कि वही 8:30 बजे करीब। हाँ, सेम टाइम है। एक बैग वाला आदमी बैग सहित एक अब तक नहीं निकला लाश? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं लगा है। एसडीआरएफ टीम खोज रही है? हाँ, घटना तो सुबह में हुआ है, मगर 1 बजे से एसडीआरएफ टीम खोज रही है। तो बैग सहित ऊपर से कूद गया था, लोग उसी में एंगेज हो गए थे, एक बच्चे भी डूब गए थे। इसी को शायद बचाने के लिए ये हंगामा सुना ना, तो ये मतलब गया, ये कपड़ा उपड़ा खोल के अंदर घुसा है, लेकिन उसका शायद पैर फिसल गया, फिर वो पता नहीं चला। बस यही घटना है। मेरा भाई था, इससे बड़ा था, हम उसकी सिस्टर। एक बच्चा है उनका। यही आज रक्षाबंधन है, हमको थोड़ा सा देर हो गया था आने में, उसके बीच में ये सब हो गया। 2 सितंबर को पिछड़ा शोषण महासम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विष्णुदेव यादव ने बताया कि संविधान में ऐसी प्रकार की पिछड़ी हुई जातियां, चाहे SC, ST, OBC हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय हो, उनके सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार मानकर संविधान के अनुसार देश के शासन प्रशासन में आरक्षण का प्रावधान निहित है, ताकि उनके हिस्से की कोई भी सुविधा उसी वर्ग के प्रतिनिधियों को मिले। परिणामतः मंडल आयोग के माध्यम से ऐसी पिछड़ी जातियों की खोज करते हुए उनको 30 दिसंबर 1980 को प्रतिनिधित्व का अधिकार देने की सिफारिश की गई थी और काफी जद्दोजहद के बाद 52% OBC वर्ग के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर के साथ 27% आरक्षण लागू हुआ था। शनिवार को होने वाली सम्मेलन में मुख्य अतिथि IPS अनिल किशोर यादव, उद्घाटनकर्ता मोहम्मद अली अनवर, पूर्व सांसद, मुख्य वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। विषय है जो मुजफ्फरपुर बुद्ध की धरती, प्रथम लोकतंत्र की धरती, लिच्छवी वैशाली की धरती पर 2 सितंबर शनिवार को हम लोग पिछड़ा शोषित चेतना महासम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य विषय हमारा है सशक्त भारत निर्माण में भारतीय संविधान के साथ मंडल आयोग एवं जाति जनगणना की भूमिका को लेकर तमाम पिछड़े समुदाय के SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों के तमाम लोगों को जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उन सबों के हक अधिकार के लिए, हक हुकूम के लिए यह एक सम्मेलन बुलाया गया है। उसी के संदर्भ में आज आप सभी प्रेस मीडिया के माध्यम से जन जन तक यह खबर हम पहुंचाना चाहते हैं। आम आवाम से हम निवेदन करना चाहते हैं कि वो 2 सितंबर शनिवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के और इस सम्मेलन में सुने, अपने हक अधिकार को कैसे हम लड़कर सरकार से मांग करें और वो हमें कैसे प्राप्त हो, कैसे बेहतर भारत, बेहतर राष्ट्र निर्माण हो, इसके लिए आप सभी को हम आमंत्रित कर रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया पर विवादित बयान दिए जाने के मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय में राजस्थान के मुख्यमंत्री पर परिवाद दायर। मुजफ्फरपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ गुरुवार को अधिवक्ता सुधीर ओझा ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। इस परिवाद में अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया के बारे में अपशब्द कहा है। मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि 30 अगस्त को एक कार्यक्रम के दौरान भाषण देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अदालत में इतना भ्रष्टाचार है कि जज के फैसले तक को वकील लिखते हैं, वो जो लिखकर देते हैं वही फैसला होता है। लोअर जुडिशियरी से लेकर अपर तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस तरह का बयान देकर न बल्कि जुडिशरी की अवमानना की गई है, बल्कि अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा का भी हनन किया गया है। इसी से आहत होकर उन्होंने आईपीसी के धारा 500, 501, 504 और 506 के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। न्यायालय में मामले को स्वीकृत करते हुए सुनवाई की तारीख 11 सितंबर को तय की गई है। आज माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी मुजफ्फरपुर की अदालत में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा हमने दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया है कि उनके द्वारा 30/8/23 को एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान
यह बयान दिया गया जानबूझ करके कि अदालतों में इतना भ्रष्टाचार है कि कोर्ट के फैसले तक को वकील लिखते हैं, वो जो लिख कर देते हैं वही फैसला होता है। लोअर जुडिशरी से लेकर के अपर तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दे करके न बल्कि जुडिशियरी का अवमानना किए हैं, बल्कि अधिवक्ताओं के प्रतिष्ठा का भी हनन करने का कार्य किया है। इसी के आरोप में हमने आईपीसी की धारा 500, 501, 504 और 506 के तहत उन पर यह आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और 11 सितंबर की तिथि सुनवाई हेतु मुकर्रर। गौशाला रोड स्थित शक्तिनाथ मंदिर में सावन की पूर्णिमा पर बाबा बर्फानी को भव्य रूप दिया गया। गौशाला रोड स्थित शक्तिनाथ मंदिर करीब 150 साल पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। शक्तिनाथ मंदिर में मंदिर कमेटी की ओर से पिछले 16 सालों से बाबा बर्फानी का दर्शन कराया जाता है। यहाँ लोग बर्फ के शिलाओं पर नंगे पांव चलते हैं। साथ ही रास्ते में कंकर और बालू का रास्ता बनाया जाता है, जिसे श्रद्धालुओं को पार करना पड़ता है। साथ ही एक झील से होते हुए नंगे पांव बर्फ के शिला पर चलते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। इस बार पूजा कमेटी 17वीं वर्षगांठ मना रही है। इसके आयोजन में लगभग 121 कार्यकर्ता अपना योगदान और श्रमदान देते हैं। यह पूरा आयोजन सावन पूर्णिमा के दिन होता है। शुरू के दिनों में इसकी शुरुआत 11 शिलाओं से होती थी। शक्तिनाथ के आज दर्शन से अमरनाथ धाम की याद आ जाती है। पिछले 16 वर्षों से 17वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और इसमें 400 शिले बर्फ से बाबा का श्रृंगार होता है। पूरे मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार में एक पहला ऐसा मंदिर है जहां नंगे पांव बाबा का हम लोग दर्शन कराते हैं और हमारे 121 कार्यकर्ता इसमें संलग्न हैं। मोहल्लावासी काफ़ी मदद करते हैं और उन्हीं से ये करीब 5 लाख रुपए का खर्च होता है आज एक दिन का। सावन का अंतिम दिन में क्यों लोग करते हैं? हम लोग पूर्णिमा के दिन ही करते हैं और शुरू से ही पूर्णिमा को ही हम लोग मनाते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? ये 17वीं वर्षगांठ है, 17वां साल है ये हम लोग का। और अभी आप अनाउंस कर रहे थे कि पहले कुछ बहुत छोटा होता था। हाँ, ये पहले 11 शिला से स्टार्ट हुआ था, आज 400 शिला बर्फ से हो रहा है। करीब पहले हम लोग 10,000, 11,000 रुपये में इस पूजा को करते थे। आज बृहद पूजा होता है और काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोगों की श्रद्धा है यहाँ से। क्या है मंदिर की विशेषता? विशेषता यही है, हमारे मंदिर की विशेषता यही है, यहाँ के जितने नवयुवक जो अभी पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, जो भी बाबा के दरबार में दान करते हैं, जो भी मोहल्लावासी, उनका बच्चा आगे बढ़कर आज डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत सारे पोस्ट पर जा रहे हैं। और किसी भी प्रकार का दर्द किसी को होता है, जैसे पैर में सूजन हो जाना, दर्द होना, तो जब बर्फानी बाबा का लोग नंगे पांव दर्शन करता है, उनसे ये दर्द उनको साल भर के अंदर ही आराम मिलता है। और सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। करीब पहले 1 कुंटल दूध का हम लोग महाप्रसाद बनवाते थे, आज 25 कुंटल दूध का महाप्रसाद बनता है। ये गौशाला चौक मुजफ्फरपुर का मंदिर है, बाबा शक्तिनाथ हनुमान मंदिर ट्रस्ट। कितना साल पुराना है? ये मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना है। पहले टीन में हुआ करता था, लेकिन जब हमारी नई कमेटी बनी तो 2016 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, बड़े चाचा लोग, श्री मनमन जी, श्री अजय तिवारी जी, श्री अजीत भैया जी, शंभू चाचा जी और बबलू भैया जी और अश्विनी खत्री जी, बहुत सारे नंद किशोर तिवारी जी और बहुत सारे जितेंद्र जी, अभिषेक जी, विजय जी, बहुत सारे कार्यकर्ता लोग मिलके इस मंदिर को बनाने में अपना आज के आयोजन में मुख्य विषय। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने यूए एसोसिएट नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नील कमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप यूए एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है।
जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं, जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए यूए एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। गांव में दहशत जमाने को लेकर एक व्यक्ति ने हथियार से हवा में फायरिंग की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी से लाया था कट्टा। जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव में एक व्यक्ति की कोई भी नहीं करता था इज्जत, न देता था उसको वैल्यू, तो वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश जाकर 7000 में देसी कट्टा खरीद कर लाया और गांव के लोगों में अपना दहशत बनाने के लिए कई राउंड हवाई फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी अय्यापुर पुलिस को लगी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के जमालाबाद गांव के ही कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी व्यक्ति को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, जहां से पुलिस उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि हथियार की खरीद और उसको लहराने व फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जो कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के जमालाबाद का निवासी है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लिए रखे हुए थे सर, वहाँ पे हमको कोई गुदानता नहीं है, हम अकेले पड़ जाते इसलिए रखे हुए थे। क्या उद्देश्य का चलाना था क्या उसको? नहीं, मतलब वही दिखाने के लिए भाई जो आदमी अलग हो जाए। फायरिंग का किया था? नहीं, मारे पीटे नहीं, इसलिए हम रखे हुए थे। डर भय दिखाने के लिए? जी सर। डर नहीं था कि तुमको पुलिस पकड़ लेगा? वही तो हमको गलती हो गया सर। किससे खरीदा था सर? ये हम यूपी से लाए हुए। यूपी में कहाँ से? यूपी में कहाँ से लाया था? सही जान। कितना में खरीद के? वही कुछ 6-7 हजार के लमसम में था। कभी चलाया था कि नहीं? नहीं, कभी नहीं चलाया। उस दिन कहाँ फायरिंग की थे सर? जी वही हम सब मतलब कि घर में घुस के मारने लगे थे, इसलिए हम मारा गए थे। सर पी लिए थे और नशा में फायरिंग किया है। हाँ जी सर, कोई उल्टा बात हो गया होगा, इसलिए सब मारने लगा हमको। तो गोली भी मार देते तुम? नहीं सर, गोली क्यों मार देते। चलो, क्या नाम है तुम्हारा? कन्हैया। अय्यापुर में कल शाम को सूचना मिला था कि एक आदमी है जो घर से फायरिंग कर रहा है जमालाबाद करके जगह में। तो उसी क्रम में इमीडिएटली एसएचओ के द्वारा टीम को रश किया गया और उसमें एक आदमी था जिसको रंगे हाथ एक देसी कट्टा, 8 राउंड और एक खोखे के साथ में अरेस्टिंग की गई है। वो अपना नाम कन्हई, अभी तक उसका नाम आया, एक कन्हई नाम का आदमी है। वो यूपी से हथियार लेके आया था और यूपी से ही वो ये राउंड परचेज किया था। कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह भी है? वो अभी देखा जा रहा है क्रिमिनल रिकॉर्ड, बट उम्र नया लड़का है, 25-30 साल का ही लड़का है। वनवासी कल्याण संस्था द्वारा अपने कार्यालय में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया गया। सूतापट्टी स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्ष व उल्लास के साथ मनाया गया। वही महामंत्री राकेश सम्राट ने बताया कि आज भगवा ध्वज को नमस्कार एवं रक्षा सूत्र बांधकर भारत माता एवं भगवा ध्वज की रक्षा का संकल्प लेते हुए रक्षाबंधन पर्व मनाया गया है। इसके अलावा महिलाओं, बच्चियों के साथ सभी लोगों ने एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर एक दूसरे के प्रति समर्पण का संकल्प लिया।
वहीं वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को रक्षा सूत्र बांधकर मिठाई खिलाई गई। वनवासी कल्याण आश्रम में क्या चीज का कार्यक्रम किया गया है? आज वनवासी कल्याण आश्रम मुजफ्फरपुर में अपने परंपरा के अनुरूप हम लोग रक्षाबंधन का कार्यक्रम किए हैं और हमारे यहाँ रक्षाबंधन का अर्थ भाई बहन का ही नहीं, हम उसे रक्षा सूत्र बांधते हैं और उससे संकल्प दिलवाते हैं कि हमारी रक्षा करे। हमने भगवा ध्वज का आज रक्षा सूत्र बांधा है। हमने सभी अपने मित्र साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, अपने कनिष्ठ कार्यकर्ताओं को, सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए एक दूसरे को रक्षा सूत्र में बांधने का काम किया है और हम लोग इसको उत्सव की तरह मनाए हैं, ध्वज को प्रणाम करते हुए और समस्त समाज का विकास हो, समस्त समाज सुखी हो, इसकी कामना करते हुए आज हम लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार वनवासी कल्याण आश्रम के मुजफ्फरपुर इस शाखा में मनाया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर जन संवाद अभियान द्वारा चलाया जा रहा है जनसंपर्क जिले में पहुंचा। जनहित अभियान पिछले 29 जुलाई से जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मुजफ्फरपुर और वैशाली में जनसंपर्क जन संवाद अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे जनहित अभियान के संयोजक राज नारायण ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश स्तर पर जातिगत जनगणना कराई जाए, इसके लिए इस संवाद के तहत दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री के चुप्पी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। जातिगत जनगणना अभी बिहार में हुआ है, लेकिन इस जातिगत जनगणना को, सर्वे को रोकने का तरह तरह से हथकंडा अपनाया जा रहा है और केंद्र सरकार भी सब हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि किसी तरह ये जनगणना रुक जाए। एक तो केंद्र सरकार जनता के साथ धोखेबाजी कर रहा है पिछले कई दशकों से। अभी इस साल 2021 में भी जनगणना होना था, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुआ और ऊपर से बिहार सरकार जो सर्वे कराया उसको ने भी बाधा डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हथनामा दिया है। तो सरकार ये बहुजन समाज के साथ धोखेबाजी कर रहा है और इस धोखेबाजी को उजागर करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय गांव-गांव में संवाद यात्रा विगत एक सप्ताह से चला रहे हैं और जब तक देश में जातीय जनगणना नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अभियान मेरा जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।